नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति के इस YouTube मंच पर। सत्ता की जंग अब इतनी तीखी होती जा रही है कि अब ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं यदि किसी मामले में लिप्त है या लिप्त होने की आशंका हो रही है तो उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी सत्ता पक्ष सीधे सीधे आरोप लगाने पर तुला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेसी भी सत्ता के साथ साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। आरोप केंद्र और राज्य के बीच का नहीं है, आरोप ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार का नहीं है, आरोप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान दौर में अमित शाह देश के गृह मंत्री, वीके सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और इन दोनों के बेहद करीबी माने जाने वाले दिल्ली के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के परिवार के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर यदि 650 पन्ने की रिपोर्ट दिल्ली की विजिलेंस मिनिस्टर, सतर्कता विभाग की मंत्री आतिशी यदि जारी करने की नौबत तक आती है, वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपती हैं और आईएएस लॉबी इसके खिलाफ में खड़ी हो जाती है, तो ये मामला कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं उठता वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए दिखाई देती है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे किसी मामले के रेट बढ़ाए जाते हैं या घटाए जाते हैं, और यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो भला इसकी जांच करने से दिल्ली के विजिलेंस कमीशन को रोका क्यों जा रहा है। ये तमाम सवाल एक ऐसे दौर में खड़े हो रहे हैं जिस दौर में दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट में किए गए ट्रांसफर के बाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से दिल्ली को जो ताकत मिली थी, दिल्ली की निर्वाचित सरकार को जो ताकत मिली थी, उस ताकत को कम करने के लिए अध्यादेश क्यों लाया गया, काफी हद तक उसका अंदेशा यहां से मिलने की संभावना जताई जा रही है। कारण छोटा नहीं है, मामला भी बहुत छोटा नहीं है। मामला सीधे सीधे 850 करोड़ रुपए यानी 850 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। अब दिल्ली जैसा छोटा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सीमित अधिकारों वाली विधानसभा और उस विधानसभा में चुनी हुई सरकार के अधीन काम करने वाला चीफ सेक्रेटरी यदि एक मामले से 850 करोड़ रुपए कथित तौर पर बनाने की हद तक जाता है, उतने बड़े भ्रष्टाचार की बू सिर्फ एक मामले से आती है, कुछ एकड़ जमीन के मामले से आती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में सत्ता की नाक के नीचे से कितनी बड़ी रकम बहती चलती है, कितनी बड़ी राशि कई वारे न्यारे होते हैं। और क्या इनकी जांच पिंजड़ाबंद तोता ही करेगा? पिंजड़ाबंद तोता यानी सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहें तो सीबीआई। और सीबीआई की जांच कहीं दिल्ली सरकार के विजिलेंस जांच से बचाने के लिए तो नहीं हो रही। ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के ऊपर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आज इसकी चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? आज दरअसल इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली सरकार की विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने 650 पन्ने की जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, उसमें तमाम ऐसी बातें उसी द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी है जिस द्वारका एक्सप्रेसवे के सीएजी रिपोर्ट के बाद हंगामा मच गया था। एक ऐसा हंगामा जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सफाई देनी पड़ी कि आखिर खर्च क्यों बढ़ा। अलाइनमेंट की वजह से, लैंड एक्विजिशन की वजह से, तमाम वजहों से दिल्ली में एक्सप्रेसवे का खर्च प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ गया था। और अब उस मामले में उस खर्च के ऊपर जो आरोप आतिशी ने लगाए हैं और 650 पन्ने की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की जो मूलभूत बातें हैं जिसे मैं संक्षेप में आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो निश्चित तौर पर किसी न किसी भ्रष्टाचार का द्योतक तो जरूर है, इस बात की ओर इशारा करता है। और जब भ्रष्टाचार का द्योतक नहीं है, भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है, तो दिल्ली का विजिलेंस डिपार्टमेंट जांच कर ही लेगा तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आइए जानते हैं मामला क्या है। मामला दरअसल ये है कि साउथ वेस्ट दिल्ली में बमनौली नाम का एक ग्रामीण इलाका है। वो अब ग्रामीण इलाका नहीं रहा क्योंकि दिल्ली में अब ग्रामीण इलाके नाम मात्र कहीं बचे हैं। जहाँ जहाँ सड़कें पहुँच रही है, जहाँ जहाँ टाउनशिप विकसित हो रही है, अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, वो अब ग्रामीण इलाके नहीं कहे जा सकते। उसी इलाके से द्वारका एक्सप्रेसवे गुजर रहा था और उस इलाके में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे, जो इन आरोपों में लिखा हुआ है, मैं उसी बात को कह रहा हूँ, इन आरोपों में यही लिखा हुआ है कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे जिस कंपनी से जुड़े हैं, उस कंपनी ने 19 एकड़ जमीन 75 लाख रुपए में 2015 में खरीदी थी।
और वही वो दौर भी था जिस दौर में द्वारका एक्सप्रेसवे की परिकल्पना भी की जा रही थी। अब जब परिकल्पना की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसके आसपास भूमाफिया पहुंचने शुरू हो जाते हैं। आप अगर फ्लैट खरीदने दिल्ली के किसी इलाके में जाए, एनसीआर के किसी इलाके में जाए, तो सबसे पहले आपको बिल्डर जो खाली ज़मीन दिखाएगा, जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो दिखाएगा और उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा कि सर यहाँ से तो मेट्रो गुजरने वाली है, बस पास से ही मेट्रो गुजर रही है, इस वजह से इस जगह का चुनाव किया। और फिर मेट्रो कनेक्टिविटी और तमाम दूसरी सुविधाओं का नाम कि यहाँ ये स्कूल है, ये अस्पताल है, इस तरह की कनेक्टिविटी है, इतना चौड़ा रोड है, ये सारी चीज़ें बता के आपको फिर उस फ्लैट की कीमत बताएगा कि कितनी होती है। तो भूमाफिया किस प्रकार से ज़मीनों की कीमत बढ़ाते हैं और यूँ कहें कि सूंघते रहते हैं कि कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट गुजरना है। तो ये मामला कमोबेश उसी नेचर का प्रतीत होता है कि 19 एकड़ ज़मीन 75 लाख रुपए में कथित तौर पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के बेटे ने उस इलाके में खरीदी जहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरना था। अब आपको मालूम है कि 2012 में जिस प्रकार से भट्टा परसौल कांड के बाद भू अधिग्रहण कानून आया, भू अधिग्रहण कानून में साफ साफ कहा गया कि जिसकी ज़मीन एक्वायर की जाएगी उसे सरकारी रेट से पैसा नहीं दिया जाएगा बल्कि मार्केट रेट से दिया जाएगा। और मार्केट रेट से भी जो पैसा दिया जाएगा वो मार्केट रेट का 2 गुना दिया जाएगा और ज़मीन मालिक यदि एससी या एसटी है तो उसे 3 गुना दिया जाएगा। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई। अब चूंकि एक्ट बन गया, मनमोहन सिंह की सरकार ने वो कानून बना दिया, तो भूमाफिया इन सब जगहों पे भी पहुंचने लगे कि किस ज़मीन से सस्ते में खरीद कर जहाँ से प्रोजेक्ट जाना है वहाँ से मोटा पैसा कैसे बनाया जाए। खैर, ये अपनी जगह है। यदि ये आरोप सही है जो आतिशी ने लगाए हैं, उनकी 650 पन्ने की रिपोर्ट में जो है उसके मुताबिक बमनौली गांव में, साउथ वेस्ट दिल्ली इलाके के बमनौली गांव में 19 एकड़ जमीन 75 लाख रुपए में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी ने खरीदी। उनका मानना है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। खैर, उसके बाद 2 जमीन मालिकों का नाम है। दोनों जमीन मालिक का नाम है सुभाष कथुरिया और विनोद कथुरिया। सुभाष कथुरिया और विनोद कथुरिया को शुरू में जो 2018 में लैंड एक्विजिशन हुआ उसके तहत उन्हें कम पैसे मिले। उसके तहत उन्हें 53 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 19 एकड़ जमीन के टोटल 41.5 करोड़ रुपए लगभग मिले, 41.52 करोड़ रुपए। लेकिन बाद में इस पर अतिरिक्त मुआवजा भी दिया गया। और अतिरिक्त मुआवजा कैसे दिया गया? जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की माने तो अतिरिक्त मुआवजा साउथ वेस्ट दिल्ली के एडीएम, उन्होंने फिर से मुआवजे को रेट को रिवाइज किया और उस रिवाइज रेट के हिसाब से 18.54 करोड़ रुपए प्रति एकड़, यानी जो जमीन 53 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से पहले मुआवजा दिया गया था उस रेट को रिवाइज करके 18.54 करोड़ यानी 18 करोड़ 54 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से उस रेट को रिवाइज किया और 19 एकड़ जमीन की कीमत 353 करोड़ रुपए के आसपास दी गई। जी हाँ, 350 करोड़ रुपए से ज्यादा। और इस मामले में जो दूसरे मामले को क्लब करते हुए जो भ्रष्टाचार के आरोप नरेश कुमार के बेटे पर लगाए गए हैं वो 850 करोड़ रुपए का लगाया गया है। तो ये 850 करोड़ का मामला दिल्ली में अधिकार किसका हो, निर्वाचित सरकार का हो या दिल्ली की सरकार के सहारे सत्ता चला रहे, दिल्ली की सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके द्वारा नियुक्त या उनके अधीन काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी का हो। ये सारी लड़ाई इसी की है और इसी लड़ाई में एक के कथित भ्रष्टाचार को दूसरा उजागर कर रहा है तो दूसरे के कथित भ्रष्टाचार को पहला उजागर कर रहा है। और इस उजागर करने के खेल में जब आंच चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार और उनके बेटे तक आई तो आईएएस एसोसिएशन भी, आईएएस लॉबी भी नरेश कुमार के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखी है। आईएएस लॉबी तो यहां तक कह रही है कि जब सीबीआई जांच चल रही है तो दिल्ली के विजिलेंस मिनिस्टर को इस मामले में कार्रवाई करने, इस मामले में इस तरह के आरोप लगाने और 650 पन्ने की रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत क्या पड़ गई। लेकिन अगर सीबीआई इतनी ही साफ सुथरी होती, सीबीआई अपनी साख को इतनी ही बना कर रख पाई होती तो भला सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को पिंजराबंद तोता कहने की हद तक क्यों जाना पड़ता। यदि ईडी की गतिविधियां इतनी ही पाक साफ होती तो मौजूदा दौर में ईडी का कन्विक्शन रेट, ईडी के द्वारा लोगों को सजा दिला पाने की दर, कन्विक्शन रेट
वो 0.4% क्यों होता? 99.6% लोगों को ईडी जो मुकदमे दर्ज कर रही है उसमें सजा क्यों नहीं दिला पा रही है? सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में यदि भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी आए, किसी भी खेमे की तरफ से आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक खेमा हो या भारतीय जनता पार्टी या उसकी विरोधी खेमा हो, कहीं से भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो न्याय और इंसाफ के ब्रांड कहाँ है? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की बात मीडिया कंक्लेव में तो करते हैं, उसके ऊपर टीआरपी की बात करते हैं, लेकिन वो टीआरपी कार्रवाई की खबरों तक क्यों नहीं जाती? आज जो आरोप आतिशी ने लगाया है, क्या इस पर ईडी जाएगी? क्या इस आरोप को सीबीआई टेक ओवर करेगी या इसके लिए कोई जुडिशियल इंक्वायरी रेकमेंड की जाएगी? ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में खड़े हो रहे हैं जिस दौर में सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का आरोप, यानी चुनिंदा जांच, चुनिंदा लोगों के खिलाफ जांच, वैसे मामलों की जांच जिसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग फंसने की संभावना हो या उनको तात्कालिक तौर पर बिना सबूत के भी तंग किए जाने का मामला हो, किसी के मौखिक बयान पर तंग किए जाने का मामला हो, सिर्फ उन्हें ही तंग किया जाएगा। यदि आरोप नरेश कुमार के बेटे पर है तो उनकी जांच सीबीआई से क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सवाल यदि दिल्ली सरकार उठा रही है तो इसमें गलत क्या है? जांच एक पक्षीय क्यों, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मौखिक बयान पर जेल भेजे जा सकते हैं? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मौखिक बयान के आधार पर जेल भेजे जा सकते हैं, 8 महीने 10 महीने से वो जेल में रह सकते हैं, तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के बेटे को क्यों नहीं जेल भेजा जा सकता? ये आरोप भी मौखिक है, बाकायदा ये मौखिक होने के साथ साथ 650 पन्ने की रिपोर्ट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन इसका संज्ञान कौन लेगा? और जो आरोप आतिशी ने लगाए हैं, उन आरोपों के बाद क्या नरेश कुमार का पद पर बने रहने का कोई औचित्य है? वे पद पर बने रहकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या जांच तक वो पद से अलग नहीं हो सकते? दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। दिल्ली सरकार का सत्ता का, पावर का सबसे बड़ा न्यूक्लियस यदि कोई है तो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी है। किसी दूसरे राज्य में भी जाएं, किसी पूर्ण राज्य में भी, यूपी बिहार जैसे राज्यों में भी, पंजाब जैसे राज्यों में भी, वहां भी चीफ सेक्रेटरी ही सत्ता और व्यवस्था का न्यूक्लियस होता है। मुख्यमंत्री अपने आदेशों की तामील चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ही करते हैं, और वही चीफ सेक्रेटरी यदि उसके ऊपर इतने संगीन आरोप हो कि उसका बेटा 850 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाता है, उसका बेटा लैंड एक्विजिशन होने के ठीक पहले 75 लाख की जमीन खरीदकर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खरीदकर उसे 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो मामला निश्चित तौर पर संगीन है। और जांच जब सिर्फ आरोपों पर ही चलने का दौर चल रहा है तो एक आरोप और सही, इसकी जांच कब होगी? ये सवाल मौजूदा दौर में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की संभावित गिरफ्तारी के ठीक पहले एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये सवाल अभी हवा में तैर रहा है। तमाम तरह की बातें हैं कि केजरीवाल कब गिरफ्तार होंगे, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ये संगीन आरोप, वो भी 650 पन्ने की रिपोर्ट के साथ, जो दिल्ली सरकार की विजिलेंस मिनिस्टर ने लगाए हैं, उन आरोपों ने अब ईडी और सीबीआई को नए सिरे से सोचने पर तो निश्चित तौर पर मजबूर कर दिया है कि अब यदि अरविंद केजरीवाल को छूने की भी कोशिश हुई, अब यदि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की भी कोशिशें हुई, तो मामला दिल्ली में दूसरे ढंग से तूल पकड़ सकता है। इसकी राजनीतिक जो फायदे और नुकसान उठाने की जो कोशिशें हैं वो एक अलग दिशा में जा सकती है। कितनी अलग दिशा में जा सकती है कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को जितना दबाने की कोशिश करेगी, ये मामला उतना ही उठता हुआ आगे जा सकता है। नौबत यहाँ तक भी आ सकती है कि जेल जाने की सूरत में अरविंद केजरीवाल उसी चीफ सेक्रेटरी को जिसके ऊपर आरोप है, अपने आदेशों की, अपने कैबिनेट के निर्णयों की तामील के लिए तिहाड़ जेल बुलाना शुरू कर दें। और उस आरोपी चीफ सेक्रेटरी को जो जेल नहीं जाएगा, जिससे पूछताछ नहीं होगी, जिसकी इंक्वायरी नहीं होगी, वो जेल जाकर जेल में बैठे हुए मुख्यमंत्री के आदेश की तामील करेगा। यदि ऐसी नौबत आती है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करेगा, और इस ढंग से सवाल खड़ा करेगा कि न्यायपालिका को भी सोचना पड़ जाएगा कि आरोप की वजह से, मौखिक आरोप की वजह से
यदि मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो लिखित आरोप की वजह से चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कैसे बाहर रह सकता है। और इसी सवालों के आसरे आने वाले वक्त में दिल्ली की सियासत की रस्साकसी भी तय होनी है। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ हटे या ना हटे, दिल्ली की सियासत में जो कूड़ा इकट्ठा कर रहा है उसका पहाड़ कौन हटाएगा, क्या वो मामला भी न्यायपालिका के पास ही जाएगा, ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो देखते हैं इसका निपटारा किस प्रकार से होता है। फिलहाल दिल्ली की सियासत इतनी दिलचस्प हो चली है कि एक तरफ करप्शन, दूसरी तरफ सियासत और तीसरी तरफ कब्जेदारी की कोशिश, इन तीनों के घालमेल से जो परिस्थितियां पैदा हो रही है उन परिस्थितियों को आम जनता भी बखूबी देख या समझ रही है। देखते हैं आम जनता की समझ का दायरा और कितना विस्तृत होता है और भ्रष्टाचार की जांच का दायरा वो भी और कितना विस्तृत होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।